हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकी पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो लेक्चर 10वीं क्लास और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हेलो, कभी ये सोचा है कि हम सब अपने घर में अपने माता पिता भाई बहनों से मिलते जुलते तो हैं, पर एकदम उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? है ना कमाल की बात। बस यही है आनुवंशिकता का सबसे मजेदार रहस्य। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक एक करके इसकी परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना? किसी की आंखों का रंग माँ जैसा होता है तो किसी के बाल पिता जैसे, लेकिन इन सब के बावजूद हर कोई अपने आप में एकदम नया और अनोखा होता है। तो सवाल ये है कि ये जो समानताएं हैं और ये जो अंतर है, ये आते कहाँ से हैं? बस आज हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे विभिन्नता की, यानी कि जीवन में इतनी वैरायटी क्यों है। फिर हम मेंडेल की कमाल की खोज के बारे में जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कौन से गुण हावी होते हैं और कौन से छुपे रह जाते हैं। फिर देखेंगे कि एक जीन से कोई ट्रेट मतलब कोई गुण बनता कैसे है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि किसी का लिंग कैसे तय होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विभिन्नता यानी वेरिएशन। देखिए, आनुवंशिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने परिवार जैसे क्यों हैं, बल्कि इसकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन छोटे छोटे फर्कों में छिपा है जो हम सबको एक दूसरे से अलग और खास बनाते हैं। अच्छा, तो ये विभिन्नता, ये वेरिएशन आता कहाँ से है? इसके दो तरीके हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जहां बस एक ही पेरेंट होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो लगभग अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं, वेरिएशन बहुत ही कम होता है। लेकिन दूसरा है लैंगिक जनन। इसमें दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल मतलब उनका डीएनए आपस में मिलता है, और बस यहीं से शुरू होता है वेरिएशन का असली खेल, जहां अनगिनत नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और हाँ, ये जो फर्क है ये सिर्फ देखने सुनने में अच्छे नहीं लगते, ये किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने के लिए मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और माहौल अचानक बहुत गर्म हो जाता है। अगर उस बैक्टीरिया की आबादी में कुछ ऐसे भी हैं जो गर्मी झेल सकते हैं, तो वो बच जाएंगे और उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। तो ये जो वेरिएशन है, यही तो एडेप्टेशन और एवोल्यूशन की जड़ है। तो अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, मिलते हैं उस इंसान से जिसने सबसे पहले इन सब नियमों की गुत्थी सुलझाई। नाम था ग्रेगर मेंडल, एक मंक जिन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने जेनेटिक्स की यानी आनुवंशिकी की पूरी दुनिया ही बदल दी। मेंडल ने जो किया ना, वो वाकई कमाल था। उन्होंने क्या किया, एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा, और दोनों को क्रॉस कराया। अब देखिए मजा, इनसे जो पहली पीढ़ी पैदा हुई, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौनापन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जब मेंडल ने इन लंबे पौधों की आपस में ब्रीडिंग कराई, तो जो दूसरी पीढ़ी आई, F2 जनरेशन, उसमें बौने पौधे फिर से सामने आ गए। ये तो एक पहेली थी, और इस पहेली का जवाब छिपा था नंबर्स में। मेंडल ने सिर्फ ये नहीं देखा कि पौधे लंबे हैं या बौने, उन्होंने उन्हें गिना भी, और हर बार उन्हें एक ही नतीजा मिला। दूसरी पीढ़ी में लगभग 75% पौधे लंबे थे और 25% बौने। ये 3 और 1 का जो रेशियो था, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ नियम काम कर रहा था। तो फिर वो नियम क्या था? यहीं से कहानी में एंट्री होती है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रीट्स की, यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की। और यकीन मानिए, जेनेटिक्स के खेल का ये सबसे जरूरी नियम है। देखिए, एक प्रभावी या डोमिनेंट ट्रेट जैसे मटर के पौधे का लंबा होना, वो काफी पावरफुल होता है। मेंडल ने इन्हें फैक्टर्स कहा था, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। तो अगर किसी पौधे में लंबेपन वाला जीन बस एक भी आ जाए ना, तो वो पौधा लंबा ही होगा। ये अपना असर दिखाता है और दूसरे गुण को छुपा देता है। और दूसरी तरफ है अप्रभावी यानी रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि बौनापन। ये बेचारा तभी दिखाई देता है जब इसके 2 जीन एक साथ मौजूद हों, एक माँ से और एक पिता से। अगर एक भी डोमिनेंट जीन आ गया तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता,
छिपा रह जाता है। और बस यही वजह थी कि पहली पीढ़ी में बौनापन गायब हो गया था और दूसरी में फिर से लौट आया। इस टेबल को देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन TT है, यानी दोनों जीन लंबेपन वाले हैं, तो पौधा लंबा होगा। अगर कॉम्बिनेशन TT है, यानी एक लंबेपन वाला और एक बौनेपन वाला, तब भी पौधा लंबा ही होगा क्योंकि T डोमिनेंट है। पौधा बौना सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब कॉम्बिनेशन TT हो। और बस इसी गणित की वजह से वो 3:1 का जादुई रेशियो सामने आता है। कमाल की बात यह है कि मेंडल ने ये सब तब पता लगा लिया था जब किसी को DNA या जीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी एकदम बारीक स्तर पर, ये सब काम कैसे करता है। तो होता क्या है, हमारे DNA के अंदर एक कोड होता है, एक इंस्ट्रक्शन। इसे ही हम जीन कहते हैं। ये जीन एक खास तरह का प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है। अब ये प्रोटीन एक एंजाइम या हार्मोन की तरह काम करता है, जैसे कि पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला एक हार्मोन। अगर जीन एकदम सही है तो वो सही मात्रा में हार्मोन बनवाएगा और पौधा लंबा होगा। लेकिन अगर उस जीन में कोई गड़बड़ी है तो हार्मोन कम बनेगा और पौधा बौना रह जाएगा। तो असल में जीन ही वो मास्टर कंट्रोलर है। अच्छा, चलिए अब इन सभी चीजों को एक बहुत ही आम और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। वो है, इंसानों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, इंसानों में सारी जेनेटिक जानकारी क्रोमोसोम्स में पैक होती है। हमारे पास टोटल 23 जोड़े होते हैं। इनमें से जो 23वां जोड़ा है वो तय करता है कि लिंग क्या होगा। महिलाओं में ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, X और पुरुषों में ये अलग होते हैं, एक X और एक Y। अब यहाँ पे खेल बहुत सीधा है। माँ की तरफ से बच्चे को हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर पिता की तरफ से भी X क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XX, यानी लड़की। और अगर पिता की तरफ से Y क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XY, यानी लड़का। तो सीधी सी बात है, बच्चे का लिंग इस पर निर्भर करता है कि पिता की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक नज़र डालते हैं। पहली बात, लैंगिक जनन से वेरिएशन यानी विभिन्नता आती है। दूसरी, हमारे गुण हमें जीन के जरिए मिलते हैं। तीसरी, ये गुण डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। चौथी, जीन असल में प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। और पांचवी, इंसानों में बच्चे का लिंग पिता से मिलने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारी जीन हमारी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है, तो क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? या फिर हमारा माहौल, हमारी आदतें, हमारे अनुभव, क्या वो भी इस कहानी को बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी विज्ञान पूरी तरह से ढूंढ रहा है।